जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। इस दुनिया में कई तरह के प्रेम होते हैं, लेकिन जो सबसे प्योर लव होता है वो सिर्फ माँ ही अपने बच्चे से कर सकती है। लेकिन क्या होगी उस माँ के बच्चे को ही छीन लिया जाए, और ऐसी दरिंदगी के लिए किसी इंसान को क्या सजा मिलनी चाहिए। आज की कहानी हमारी इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है, और ये एक सच्ची घटना है जिसे सुन के आपकी रूह कांप जाएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें सिंडी नाम की एक मदर दिखाई जाती है, जो कि प्रेग्नेंट थी और वो फोन पे अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। वो ट्रिप पे अपनी माँ के साथ आई हुई थी, जो कि ग्रोसरी स्टोर गई थी कुछ सामान लेने के लिए। और उसकी एक छोटी सी बहन भी थी जिसका वो ख्याल रख रही थी। जब सिंडी की छोटी बहन वहां पर आती है तो वो उसे पानी पिलाती है, और उसे कहती है कि वो खेलने के लिए ज्यादा दूर ना जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि वो जंगल में जाकर कहीं पर खो जाए। तभी सिंडी को वहां पर एक पौधा दिखता है, और वो उसके फ्रूट को तोड़ के जब खाती है तो उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है। इसीलिए वो तुरंत उसे उगल देती है। तभी अचानक उसे झाड़ियों के अंदर से कुछ आवाज आती है, और जब वो वहां पर देखती है तो उसे वहां पर कोई खड़ा हुआ नजर आता है। तभी उस झाड़ियों के अंदर से एक आदमी निकलता है जो कि आर्मी के ड्रेस में था, और उसके पास एक बड़ा सा चाकू भी था, और उसके हाथ में एक बेबी बैग था। सिंडी ये देखकर बहुत डर जाती है, और वो समझ जाती है कि शायद वो बच्चे को लेने के लिए आया है। इसलिए वो तुरंत वहां से भागने लगती है और किसी झाड़ी में जाकर छुप जाती है। वो कातिल भी उसे ढूंढते हुए उसका पीछा करने लगता है, लेकिन जब उसे लगता है कि वो यहाँ से चली गई है तो वो भी वहां से जाने लगता है। और ये देखकर सिंडी वहां से तुरंत बाहर निकलती है, लेकिन तभी उसकी बहन वहां पर आ जाती है, जो कि उसको आवाज लगा के बुलाने लगती है। और सिंडी अपनी बहन को कहती है कि वो ना चिल्लाए और यहाँ से चली जाए। वो कातिल ठीक उसके पीछे आ जाता है, जो कि सिंडी को पकड़ लेता है। और ये देखकर उसकी बहन वहां से भाग निकलती है। अब कुछ देर बाद वो कातिल जब वहां से जा रहा होता है तो वो उसकी बहन को एक बोट में बैठा हुआ देखता है, और वो उसको हाय करता है और वहां से जाने लगता है। यानी कि वो बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाता था। सिंडी की बहन को उस बैग के अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है, और वो समझ जाती है कि उस कातिल ने जरूर उसकी बहन का बच्चा चुरा लिया है। इसीलिए वो तुरंत अपनी सिस्टर के पास जाती है और देखती है कि उसका पेट फटा हुआ है, और उसकी सिस्टर की वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद हमें रेमंड और डार्लिन नाम के एक कपल दिखाए जाते हैं, जिन्होंने एयरबीएनबी पे एक कैबिन को बुक किया था, और वो वहां पर जा रहे थे ट्रिप एंजॉय करने के लिए। दरअसल रेमंड अपनी वाइफ को अपनी बहन से मिलवाना चाहता था, और उसने अपनी बहन को भी वहां पर बुलाया था। डार्लिन उससे कहती है कि न जाने उसकी बहन को वो पसंद आएगी या नहीं। तो रेमंड उससे कहता है कि वो बहुत ज्यादा सुंदर है, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसकी बहन को वो पसंद ना आए। डार्लिन प्रेग्नेंट थी और उसने फैसला किया था कि वो अपने बच्चे को जन्म देगी, और उन्होंने उस बच्चे का नाम सवाना रखा हुआ था। जब वो वहां पर जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें एक शेरिफ मिलता है, जो कि उनकी गाड़ी के पास आता है और उनसे लाइसेंस मांगता है। लेकिन डार्लिन उसे पहचानती थी, इसीलिए वो उससे पूछती है कि उसका क्या हाल चाल है। तो शेरिफ उससे कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। शेरिफ उससे पूछता है कि आखिर ये लड़का कौन है। तो वो उसे बताती है कि ये उसका बॉयफ्रेंड है, और वो लोग यहाँ कुछ ही दूर कैबिन पे जा रहे हैं ट्रिप मनाने के लिए। शेरिफ उनसे वहां का एड्रेस पूछता है, तो वो बताते हैं कि वो लेक वाले कैबिन में जा रहे हैं। और ये सुन के शेरिफ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो जो लड़की हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी उसका मर्डर उसी कैबिन के पास हुआ था। शेरिफ उनसे कहता है कि वो वहां संभल कर जाएं, और उसके बाद उन्हें जाने देता है। लेकिन वो जानता था कि उन पर नजर रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जब वो दोनों अपने कैबिन के पास पहुंचते हैं तो वहां पर रेमंड की बहन मार्था आती है, जो कि उन दोनों का स्वागत करती है। रेमंड मार्था से कहता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड का अच्छे से ख्याल रखे, क्योंकि वो कुछ काम निपटाने के लिए जा रहा है और वो शाम को वापस आएगा। तो मार्था कहती है कि वो इसकी चिंता बिल्कुल भी ना करे। उसके बाद रेमंड गाड़ी लेकर वहां से चला जाता है, और हम शरीफ की गाड़ी को वहीं पर खड़ा हुआ देखते हैं, जो कि उन पर नजर बनाए हुए था। मार्था डार्लिन को लेकर उस कैबिन के अंदर जाती है, और डार्लिन देखती है कि वो कैबिन बहुत ही गंदा है। वो मार्था से पूछती है कि क्या उसे यही कैबिन मिला था बुक करने के लिए। तो वो बताती है कि इससे सस्ता कैबिन यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है, और उन्हें तो लकी फील होना चाहिए कि इतना सस्ता कैबिन उन्हें मिल गया, वो भी लेक के पास वाला, क्योंकि ऐसे कैबिन अक्सर बहुत महंगे होते हैं। उसके बाद डार्लिन उससे पूछती है कि वॉशरूम कहाँ पर है। तो वो उसे वॉशरूम का पता बताती है, और उसे कहती है कि वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट ना करे कि वो एकदम साफ होगा। यहाँ का वॉशरूम भी बहुत ज्यादा गंदा है। डार्लिन जब वहां पर जा रही होती है तो उस वॉशरूम के सामने वो एक दरवाजे को देखती है, जिसपे लिखा था कि वो उसे बिल्कुल भी ना खोलें। मार्था उसे बताती है कि ये जो दरवाजा है वो ओनर ने खोलने के लिए मना किया है, क्योंकि उसका कहना है कि इसके अंदर उसका कुछ रिसर्च वर्क है। कुछ देर बाद डार्लिन जब वापस आती है तो मार्था से पूछती है कि यहाँ पे खिड़कियां क्यों हटा दी गई हैं और यहाँ पे लकड़ी क्यों लगाई गई है। तो बताती है कि दरअसल उस ओनर ने यहाँ की जो असली खिड़कियां थी वो निकाल दी थी, क्योंकि वो लोग इस कैबिन को यूज नहीं कर रहे थे। इसीलिए उसने काम चलाने के लिए लकड़ियां यहाँ पर लगा दी हैं, और उसने बाहर एक बोर्ड भी लगाया है ताकि कोई भी हंटर यहाँ पर ट्रेसपास ना कर सके। उसके बाद वो दोनों बाहर जाती हैं और लेक के आगे बैठकर वो दोनों खूब एंजॉय करती हैं। मार्था उससे कहती है कि जब रेमंड उससे पहली बार मिला था तो वो बहुत ज्यादा चिंतित थी,
तो डार्लिन उससे पूछती है कि आखिर वो ऐसा क्यों सोचती थी। वो बताती है कि रेमंड ने जब उसे उसके बारे में बताया था तो उसे लगा था कि वो उसे बहुत जल्दी छोड़ के चली जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और वो गलत साबित हुई। वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक से उन्हें जंगल से कुछ आवाज आती है और वो दोनों ये सुन के काफी ज्यादा डर जाती हैं। तभी मार्था एक चाकू उठाती है और वहां पर लेकर जाती है, और जब वो झाड़ियों के पीछे देखती है तो उसे वहां पर कोई भी नजर नहीं आता। वो डार्लिन से कहती है कि वहां पर कोई भी नहीं था, और उसके बाद वो दोनों वापस से कैबिन के अंदर आ जाती हैं। डार्लिन वहां पर दीवार पे लगी फोटोज को देखने लगती है, जहाँ पर वो देखती है कि उस फोटो में शेरिफ भी है और उसके साथ में एक आदमी भी था। मार्था उसे बताती है कि ये दूसरा बंदा है वो इस कैबिन का ओनर है और वो शेरिफ का हंटिंग पार्टनर हुआ करता था। तभी अचानक उनके दरवाजे पे कोई दस्तक देता है, जिसे सुन के वो दोनों काफी ज्यादा डर जाती हैं। वो आवाज लगाती हैं और पूछती हैं कि आखिर दरवाजे पर कौन है, लेकिन कोई भी उनका जवाब नहीं देता। लेकिन मार्था हिम्मत करती है और वो दरवाजे को खोल देती है और देखती है कि दरवाजे पे उसकी पड़ोसी आई हुई है, जो कि अपनी छोटी बेटी के साथ आई हुई थी। वो बताती है कि उसका नाम लॉरेटा है और वो पास ही के कैबिन में रहती है। उसने जब यहाँ पर देखा कि यहाँ गाड़ी खड़ी है तो वो यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आ गई, तो अगर उन्हें कोई भी जरूरत हो तो वो उसे याद कर सकते हैं। तभी उसकी बेटी पैटी उससे कहती है कि मॉम, हमें देर हो रही है तो हमें चलना चाहिए। तो लॉरेटा उसकी बात मानती है और वो वहां से जाने लगती है, लेकिन जाते हुए वो उन दोनों से कहती है कि वो कुछ देर बाद उनके लिए कुकीज लेकर आएगी। अब मार्था और डार्लिन कैबिन में चली जाती हैं और बातें करने लगती हैं, जहाँ मार्था उसे अपने बचपन की ढेर सारी एल्बम फोटोज दिखाती है। उसके बाद मार्था उसे अपने भाई की पहली गर्लफ्रेंड के बारे में बताती है। वो उसे कहती है कि उसकी जो पहली गर्लफ्रेंड थी वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बहुत ही बुरा हुआ था। उसे खुद के अंकल ने उसके साथ शोषण किया था, जिसके बाद वो लड़की एकदम टूट गई थी, जिसकी वजह से उसे रिहैब सेंटर जाना पड़ा था ठीक होने के लिए। डार्लिन ये सुन के हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर अब वो लड़की कहाँ पर है। तो मार्था उससे कहती है कि वो जहाँ कहीं भी होगी वो अभी सलामत होगी। इधर पैटी जब अपने घर से कैबिन की तरफ कुकीज लेकर जा रही होती है तो अचानक से उसे महसूस होता है कि उसे झाड़ियों के अंदर से कोई देख रहा है, लेकिन जब वो आवाज लगाती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। ये देखने के लिए वो झाड़ियों के पास भी जाती है और उसे लगता है कि शायद ये उसका दोस्त होगा, लेकिन जब वो झाड़ियों को हटाती है तो वहां पर कोई भी नहीं होता। इधर पैटी और डार्लिन बहुत ज्यादा खुश थीं और वो डांस कर रही थीं, लेकिन तभी अचानक उनका दरवाजा कोई नॉक करता है और उन्हें लगता है कि शायद वो पैटी होगी जो कि कुकीज लेकर आई होगी। इसलिए मार्था जब दरवाजा खोलती है तो वो देखती है कि वहां पर वो कातिल आ गया है, जो कि उसके सर पे वार कर देता है, जिससे कि मार्था बेहोश हो जाती है और डार्लिन ये देखकर तुरंत दरवाजे को बंद कर देती है। वो बेसबॉल बैट निकाल लेती है ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके, और उसके बाद वो गेट के छेद से देखने लगती है कि आखिर वो कातिल कहाँ पर चला गया। लेकिन तभी अचानक उस छेद के अंदर से एक चाकू आता है जो कि उसकी आंख में लगने ही वाला था, लेकिन इससे पहले वो लगता वो पीछे हट जाती है, जिससे कि उसको चोट नहीं लगती और वो सही सलामत रहती है। अब वो बहुत ज्यादा डर जाती है और गेट पे आके वो कातिल खटखटाने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद पैटी वहां पर आती है तो वो गेट को खटखटाती है। डार्लिन जब पैटी की आवाज सुनती है तो वो हैरान हो जाती है, और जब वो दरवाजे के छेद से देखती है तो पैटी के पीछे उसे वो कातिल नजर आता है। लेकिन तभी वो दरवाजा खोलती है और पैटी को अंदर ले लेती है, और उसके बाद वो दरवाजे को बंद कर देती है, जिससे वो कातिल पैटी को चोट नहीं पहुंचा पाता। पैटी डार्लिन से पूछती है कि आखिर वो कौन था, तो डार्लिन उससे कहती है कि वो जो कोई भी है वो उसका बच्चा लेने के लिए आया है, क्योंकि उसने न्यूज में एक खबर सुनी थी कि कोई बच्चे को चुरा रहा है, और हो सकता है कि शायद ये वही कातिल हो, जो कि पहले भी कई सारी लेडीज के बच्चों को चुरा चुका है। पैटी उससे पूछती है कि आखिर अब वो लोग क्या करेंगे, तो डार्लिन उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो यहाँ से बाहर निकल के ही रहेंगे। डार्लिन उससे पूछती है कि या इस घर में कहीं पर गन है, तो वो बताती है कि वो जो सीक्रेट रूम है उसके अंदर गन अक्सर रहती है, और वो तुरंत चाबी से उस सीक्रेट दरवाजे को खोल देती है, और यहाँ पता चलता है कि दरअसल वो उसके पिता का ही घर है। उसके बाद वो दोनों उसके अंदर जाती हैं, जहाँ पर डार्लिन देखती है कि वहां पे कई सारे जानवरों का मांस पड़ा हुआ है। उससे पूछती है कि आखिर ये सब क्या है, तो वो कहती है कि उसके डैडी अक्सर रैबिट मार के खाया करते हैं और रैबिट की खाल से यहाँ पर टॉयज बनाते हैं। अब उन्हें वहां पर वो शॉटगन मिल जाती है और डार्लिन उसे अपने पास रख लेती है। तभी उन्हें उनके छत से कुछ आवाज आती है, और ये देखकर वो समझ जाते हैं कि वो कातिल छत पे आ गया है। इसीलिए वो तुरंत उस दरवाजे को बंद कर देते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अब उनके मेन दरवाजे पर पैटी की माँ आ गई थी और वो दरवाजे को खटखटाने लगती है और उनसे कहती है कि वो दरवाजा खोलें। लेकिन डार्लिन जब दरवाजा खोलती है तो अचानक से वो कातिल ऊपर से नीचे कूद जाता है और वो लॉरेटा को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। और डार्लिन खड़ी होकर बस देखती रहती है और वो दरवाजे को बंद कर देती है। पैटी उससे कहती है कि उसे उसकी माँ को बचाना होगा, लेकिन वो उससे कहती है कि वो उसकी माँ को अगर बचाने गई तो वो उन सबको मार डालेगा। तभी उन्हें लॉरेटा के चिल्लाने की आवाज आती है और वो समझ जाती हैं कि वो कातिल उसे बुरी तरह पीट रहा है। हम देखते हैं कि उस कातिल ने उसे पीट के बांध दिया था और किसी तरह डार्लिन को बाहर लाना चाहता था।
डार्लिन अब पैटी को एक क्लोजेट में ले जाती है और उसे कहती है कि वो यहीं पर छुपी रहे। तब तक वो बाहर जाएगी और उसकी माँ को बचा कर लेकर आएगी। पैटी उसकी बात मानती है और डार्लिन गन लेकर बाहर जाने की कोशिश करती है और दरवाजे पर गन तान के कहती है कि वो अगर वहां पर है तो वहां से चला जाए। इधर पैटी को अजीब लग रहा होता है तो वो क्लोजेट से बाहर निकल जाती है और खिड़की के बाहर उसे उसकी माँ बंधी हुई नजर आती है। और जब वो अपनी माँ को छुड़ाने के लिए खिड़की से हाथ बाहर निकालती है तो कातिल उसके हाथ को पकड़ लेता है और वो उसे काटने ही वाला होता है कि तभी डार्लिन वहां पर आकर उस पे गन चलाती है। लेकिन वो गोली नहीं चलती और वो कातिल उसे छोड़ देता है। अब उसके बाद डार्लिन दरवाजा खोलती है और वो देखती है कि उस कातिल ने पैटी की माँ पे फंदा लगा दिया है और वो उसके पैर तले स्टूल हटा देता है जिससे उसका गला दबने लगता है। और ये देखकर पैटी तुरंत जाती है और अपनी माँ की जान बचाने लगती है। डार्लिन भी बाहर आती है लेकिन तभी वो अपने साइड में उस कातिल को देख लेती है जिससे वो डर जाती है और वो तुरंत घर के अंदर चली जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है जिससे कि वो कातिल समझ जाता है कि वो इतनी आसानी से बाहर नहीं आएगी। इसलिए वो लॉरेटा की रस्सी काट देता है जिससे उसकी जान बच जाती है और वो लॉरेटा और उसकी बेटी दोनों को बंदी बना लेता है। अब डार्लिन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसे क्या करना चाहिए और गुस्से में आके शॉटगन को लेकर चलाने लगती है लेकिन वो शॉटगन में जंग लगा हुआ था जिसकी वजह से वो शूट नहीं कर पा रही थी। इससे वो समझ जाती है कि वो गन किसी काम की नहीं है, इसलिए वो उसे फेंक देती है और एक चाकू को उठा लेती है। तभी उसे खिड़की के बाहर से कुछ आवाज आती है तो वहां पर जाती है उस चाकू को लेकर। लेकिन वो देखती है कि वहां पर कोई भी मौजूद नहीं है, इसीलिए वो पीछे मुंह करके अब रोने लगती है। लेकिन तभी वो कातिल खिड़की के अंदर अपना हाथ डालता है और वो चाकू से डार्लिन का एक कान काट देता है जिससे कि डार्लिन को बहुत दर्द होता है और वो जोर से चिल्लाती है। अब वो अपना पेट पकड़ के रोने लगती है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। तभी वो कातिल डार्लिन को बाहर बुलाता है और जब डार्लिन बाहर आती है तो देखती है कि उस कातिल ने लॉरेटा को बांध रखा है और उसकी बेटी को सीट पे बांध रखा है और उसके ऊपर वो गाड़ी चढ़ाने वाला है। डार्लिन ने देखकर उसके पास आती है और वो कातिल उससे कहता है कि वो उसके साथ चले। लेकिन तभी डार्लिन एक चाकू निकालती है और उसके हाथ में घुसा देती है जिससे कि उस कातिल को गुस्सा आता है और वो उस गाड़ी को लॉरेटा पे चढ़ा देता है जिससे कि वो कुचल जाती है और उसकी मौत हो जाती है। उसे खून के छींटे डार्लिन पर आते हैं जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत भाग के वापस से घर के अंदर चली जाती है। डार्लिन बहुत ही परेशान हो गई थी क्योंकि वो कातिल उसे वहां से जाने ही नहीं दे रहा था। उसके बाद वो मार्था के पास जाती है जो कि अभी बेहोश पड़ी हुई थी और जब उसे उठाती है तो मार्था उठ जाती है। तभी डार्लिन घर के बाहर शेरिफ की कार को देखती है और वो तुरंत बाहर निकलती है और शेरिफ के पास जाती है मदद मांगने के लिए। लेकिन उस कार के अंदर शेरिफ मौजूद ही नहीं था। ये देखकर वो समझ जाती है कि जरूर यहाँ पे कोई गड़बड़ है, इसीलिए वो वापस घर के अंदर जाने लगती है। लेकिन तभी वो कातिल वहां पर आकर उसे पकड़ लेता है और वो उसे लेकर घर के अंदर आ जाता है। मार्था ये देखकर हैरान हो जाती है और वो चाकू उठा लेती है और तभी शेरिफ भी वहां पर आ जाता है जो कि जख्मी हालत में था और उसके पेट से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था जिसे हम जान पाते हैं कि उस कातिल ने उसे पहले ही जख्मी कर दिया था। वो शेरिफ उस कातिल पे गन तान देता है और उससे कहता है कि वो उसे शूट कर देगा, इसीलिए भलाई इसी में है कि वो उस लड़की को जाने दे। और शेरिफ की ये बात सुन के डार्लिन को वो कातिल छोड़ देता है। लेकिन तभी अचानक उस शेरिफ की गर्दन में कोई चाकू घुसा देता है जिससे शेरिफ की मौत हो जाती है और डार्लिन देखती है कि वो कोई और नहीं बल्कि वो मार्था है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर मार्था ने ऐसा क्यों किया। तभी वो कातिल अपना मास्क हटाता है और वो देखती है कि वो कातिल कोई और नहीं बल्कि वो उसका बॉयफ्रेंड रेमंड है। और रेमंड तुरंत मार्था के पास जाता है और उसे किस करने लगता है जिससे वो समझ जाती है कि दरअसल ये दोनों भाई बहन नहीं हैं बल्कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। इन्होंने उसका इस्तेमाल किया है सिर्फ बच्चा पैदा करने के लिए। अब डार्लिन शेरिफ की गन को उठा लेती है और उन दोनों पे तान देती है और वो रेमंड से पूछती है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। रेमंड उसे बताता है कि वो अब भी उससे प्यार करता है लेकिन उन्हें सिर्फ बच्चा चाहिए था, इसीलिए वो उसके बच्चे को लेना चाहते हैं। लेकिन उन्हें सिर्फ बच्चा चाहिए और वो उसे कोई भी चोट नहीं पहुंचाना चाहते। डार्लिन उसकी एक नहीं सुनती और वो तुरंत वहां से बाहर भागने लगती है। लेकिन तभी अचानक उसके पेट में दर्द होने लगता है, मानो कि वो डिलीवरी करने वाली हो। उसके बाद जब वो शेरिफ की गाड़ी में बैठती है तो वो उसे स्टार्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रही थी। तभी रेमंड वहां पर आता है जिसने उस गाड़ी की तार ही निकाल दी थी और डार्लिन ने देखकर हैरान हो जाती है जो कि उस पे गन तान देती है और वो उससे कहती है कि उसने उस पे भरोसा किया और उसने उसका विश्वासघात किया। उसके बाद वो उसकी गाड़ी की चाबी लेती है और उससे पूछती है कि उसकी गाड़ी कहाँ पर है। तो वो उसे अपनी गाड़ी का पता बता देता है और ये देखकर वो उसकी गाड़ी में बैठती है और वहां से जाने के लिए निकल जाती है। लेकिन कुछ दूर जाने पर ही उसकी गाड़ी बंद हो जाती है क्योंकि उसने कंप्लेन कर दिया था कि उसकी गाड़ी चोरी हो गई है और कंपनी की तरफ से उस गाड़ी को बंद कर दिया गया था।
अब डार्लिन गाड़ी से उतरती है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो कहाँ पर जाए, लेकिन तभी उसे अपने सामने एक गाड़ी आती हुई नजर आती है। तो वो उनसे मदद मांगने लगती है, लेकिन इससे पहले वो गाड़ी वहां पर आकर रुकती। रेमंड वहां पर आ जाता है, जो कि पीछे से उसे पकड़ लेता है और उसकी गन छीन लेता है और उसे कहता है कि अगर वो आवाज करेगी तो वो उसे मार डालेगा। वो गाड़ी जब वहां पर आकर रुकती है तो उसके अंदर से एक लड़की निकलती है, जो कि अपनी दोस्तों से कहती है कि उसने यहाँ पर किसी को देखा था, जो कि अचानक से गायब हो गया। इस बात के लिए वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश भी करती है, लेकिन पुलिस का नंबर नहीं लग रहा था। इसीलिए वो तीनों दोस्त वहां से तुरंत चली जाती हैं। अब रेमंड डार्लिन को बंदी बना लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि मार्था और वो उसकी डिलीवरी करवाने की कोशिश करते हैं। मार्था उससे कहती है कि जन्म तो वो दे रही है, लेकिन उसकी असली माँ वो है। लेकिन डार्लिन उससे कहती है कि वो उसके बच्चे को उससे ना छीने। मार्था उसे बताती है कि उसने अपनी बच्ची का नाम सवाना सोचा है, लेकिन वो उस बच्ची का नाम मार्था रखेगी। और ये बात डार्लिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इसीलिए डार्लिन उससे कहती है कि अब वो समझ गई कि वो कहानी किसकी थी। उसने जो रेमंड की फर्स्ट गर्लफ्रेंड के बारे में उसे बताया था कि उसके अंकल ने ही उसके साथ शोषण किया है, तो वो कहानी किसी और की नहीं बल्कि वो मार्था की ही है। और मार्था उससे कहती है कि वो बिल्कुल ठीक समझी। उसके अंकल ने उसके साथ ही शोषण किया था, जिसके बाद ही वो कंसीव नहीं कर पाती है। इसीलिए वो चाहती है कि वो उस बच्चे को उसे दे दे, ताकि वो उस बच्चे का ख्याल रखे और उसकी माँ बन के रहे। डार्लिन अब बंधी हुई थी, इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर पाती और बहुत कोशिश करती है और अपनी बच्ची को जन्म देती है। अब मार्था उस बच्ची को देखकर काफी खुश हो जाती है और डार्लिन को वो उस बच्ची को दिखाती है। उसके बाद वो रेमंड से कहती है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड का खेल खत्म कर दे और उसके बाद वो गाड़ी में आए जहाँ पे वो उसका इंतजार करेगी। जब वो वहां से जाती है तो रेमंड उसे मारने लगता है और मार्था उस नई जन्मे बच्चे को कहती है कि वो घर चले, वहां पर उसकी बहन और भाई इंतजार कर रहे हैं। यानी कि वो पहला बच्चा नहीं था जो कि उन्होंने किडनैप किया था। कुछ देर बाद जब रेमंड गाड़ी में आता है तो वो उससे पूछती है कि क्या उसका खेल खत्म कर दिया। तो वो कहता है कि वो उसे नहीं मार सका, लेकिन बदले में उसने उसकी आंखें निकाल ली हैं, जिसकी वजह से वो उन्हें नहीं पहचान पाएगी और पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाएगी। उसके बाद वो दोनों वहां से तुरंत निकल जाते हैं और हम लेक किनारे पैटी को देखते हैं, जो कि वहां पर छुपी हुई थी। यानी कि पैटी और डार्लिन दोनों अभी जिंदा थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी। यहाँ पर आपने देखा कि ममता कितनी बड़ी चीज होती है। एक तरफ एक ऐसी माँ है जो कि बच्चे को जन्म नहीं दे सकती और दूसरे के बच्चों को चुरा कर उसे अपना बच्चा बनाती है। और दूसरी तरफ एक ऐसी माँ होती है जो कि अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, ताकि उसके बच्चे पर कोई भी आंच ना आए। यहाँ पे दोनों केस अलग है, लेकिन इनको ममता ही कहा जाएगा। आपको क्या लगता है कि मार्था और रेमंड का ऐसा करना ठीक था या नहीं? इस बात को कमेंट में जरूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।